बातचीत को, अपनी रचनाशीलता को, अपने विचार और समझ को रखने का एक प्रयास भी हम करते हैं। पिछले दिनों इस बातचीत के लिए हमने हिंदी के वरिष्ठ आलोचक गोपेश्वर सिंह जी को भक्ति काव्य को कैसे पढ़ें इस विषय पर सुना। आज हमारे अनुरोध पर हमारे बीच में मेरे और आप सबके बहुत प्रिय कथाकार, उपन्यासकार, एक्टिविस्ट, कवि, संपादक हमारे बीच श्री रणेंद्र जी आ चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि उनका लेखन और उस लेखन के सहारे जो समस्याएं, जो विडंबनाएं आदिवासी समाज को लेकर हमारे बीच वो लेके आए हैं, उन्होंने एक नई जमीन उपन्यास और कहानियों के माध्यम से जोड़ी। रणेंद्र जी मूलतः विज्ञान से स्नातक हैं। आप सभी जानते हैं, जो लोग उनसे मिले हैं वो बहुत मृदभाषी हैं और एक बार मिलने के बाद बार बार उनसे आए तो उसके पहले उन्होंने आदिवासी जीवन को जिस तरह से देखा और समझा है वो विरल है, विशिष्ट है। वो चेरो, खरवार, मुंडा, उरांव, नगेशिया, बिरोड़, असुर और विरिजिया, ये जो आदिवासी समाज है, जो लोग हैं, उनके बीच जाकर रहना, बरतना, बातचीत करना, उनकी साहित्य, कला, संस्कृति को हमारे है, उसको लेकर के वो लगातार चिंतनशील रहे हैं और वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था का प्रभाव इस समाज पर पड़ा है, उसको गंभीरता से अध्ययन किया है, अभिव्यक्त किया है। वो कांची पत्रिका के संपादक रहे हैं 99 से 2005 तक। ये बहुत सुखद सूचना है कि वो कविताएं लिखते हैं। उनका एक कविता संग्रह हमारे बीच आया। रात बाकी को कथा देश पत्रिका का अखिल भारतीय प्रतियोगिता का प्रथम सम्मान वो प्राप्त कर चुके हैं। ग्लोबल गांव के देवता जब पहला उपन्यास आया तो एक हलचल और एक गंभीर बहस को जन्म दिया हिंदी समाज में, हिंदी उपन्यास में, और एक कहिए कि हिंदी उपन्यास में प्रस्थान बिंदु के रूप में उस उपन्यास को दर्ज किया गया। आज भी जब हम उपन्यास को पढ़ते हैं या हमारे युवा साथी पढ़ते हैं, और जो युवा साथी हमारे जुड़ रहे हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से इस उपन्यास में एक नई जमीन में, नए समाज में, संस्कृति में और दुष्प्रभावों को चिन्हित करने में हमारी मदद की है। दूसरा जो उनका उपन्यास है वो मेरे पास है, ग्लोबल गांव के देवता। ये उपन्यास उसी कड़ी में एक नया उपन्यास आया, एक नई संवेदना और नए शिल्प के साथ जब ये उपन्यास आया तो इसने हमें आश्वस्त किया कि रणेंद्र जी बहुत जल्दी जल्दी उनकी पुस्तकें नहीं आती, मगर जब वो आते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं और अपनी पूरी गंभीरता से चीजों को लेकर के आते हैं और हमें समृद्ध करते हैं। इसके अलावा उनके कहानी संग्रह रात बाकी और अन्य कहानियां पहले आया है। इसके अलावा अभी ताजा जो कहानी संग्रह उनका आया है वो 56 छुरी 72 पेज 56 छुरी 72 पेज, ये एक बहुत महत्वपूर्ण संकलन है। और इसकी कई कहानियां जब मैंने पढ़ी और इसको खत्म किया तो अभी भी उसके प्रभाव में हूं, और जो इसके चरित्र हैं, जो समस्याएं हैं, इस तरह से हमारा आदिवासी जीवन, मैं समझता हूं कि मैं समझ नहीं पाता कि रणेंद्र जी आदिवासी समाज में इतने गहरे जाकर के किस तरह से चीजों को लाते हैं। उनका जो कविता संग्रह एकमात्र है, थोड़ा सा स्त्री होना चाहता हूं, जब इस शीर्षक को मैं देखता हूं
तो मुझे याद आता है प्रेमचंद ने एक वाक्य कहा है कि अगर स्त्री के गुण किसी पुरुष में आ जाते हैं तो वो देवता हो जाता है। और इन चीजों को प्रेमचंद के भी लेखन में हम देख सकते हैं। आज का जो विषय हमने रखा है बातचीत के लिए, क्योंकि रेणु जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, रेणु जी पर बहुत बातचीत हो रही है, अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग लोगों ने उनको देखा, जांचा, परखा है और कुछ गंभीर बहसें हुई हैं, कुछ विवाद भी उठे हैं और हम अति में जाकर के रेणु की जाति क्या थे इस विमर्श तक भी पहुंच गए हैं। हम समझते हैं कि रेणु जो पहला आंचल लेके आते हैं 1954 में, और इसके बाद प्रतिपर कथा और उनकी कहानियां और इसके अलावा रिपोर्टाज या उनका जो भी लेखन है या साहित्यकार के रूप में जो एक्टिविज्म है, और इसके अलावा जो देखने की अलग जो उनका गांव है, जो उनके पात्र हैं, जो खेती किसानी का जीवन है, जो उनके आंदोलन धर्मिता है, उसमें प्रेमचंद से आज एक बदला हुआ गांव, एक धड़कता हुआ गांव पाते हैं। मगर उनकी जो सौंदर्य दृष्टि है, उस सौंदर्य दृष्टि को लेकर के रणेंद्र जी कुछ बहुत महत्वपूर्ण और सिलसिलेवार ढंग से अपनी बातचीत रखेंगे, मगर उनकी कुछ सीमाएं भी हैं। खासकर आदिवासी समाज को जब रेणु दर्ज करते हैं अपनी कृतियों में, तो क्या वो आदिवासी समाज उसी रूप में उसी तरह से आ पाया है या नहीं है, या उनके चित्रण में क्या खामियां रह गई हैं, इनकी बातचीत करेंगे। रणेंद्र जी लगभग 40-45 मिनट अपनी बात रखेंगे। अंत में जो भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं वो कुछ प्रश्न रखेंगे, अगर कुछ जिज्ञासाएं होंगी तो बातचीत के अंत में उनको भी हम साझा करेंगे, और चाहेंगे तो रणेंद्र जी उस पर भी 5-7 मिनट की अपनी बातचीत रखेंगे। तो मैं बहुत आदर सम्मान के साथ रणेंद्र जी का एक बार फिर स्वागत करते हुए, युवा संवाद की पूरी टीम की तरह से अभिनंदन करते हुए, उनको अपनी बातचीत के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय रणेंद्र जी। नमस्कार और जोहार सबों को, और नमस्कार और बहुत बहुत आभार संतोष भदौरिया जी को, डॉक्टर संतोष भदौरिया जी को, और युवा सृजन संवाद से जुड़े हुए हमारे सारे साथियों को, और जो भी इस बातचीत को सुन रहे हैं, सबके प्रति हृदय से आभार है। रेणु का ये शताब्दी वर्ष है। स्वाभाविक है कि कई आयाम से न देखा जा रहा है, देखा जाना चाहिए। और प्रेमचंद के बाद माने या न माने, उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को जो एक मुकाम दिया है, ग्राफ जो ऊंचा उठाया है, और मैला आंचल और प्रतिकथा जैसे क्लासिक्स दिया है, तो हृदय में अद्भुत। सबसे ज्यादा जो आकर्षित करता है वो उनका शिल्प का सौंदर्य है। जो चीजें उनकी लेखनी से निकल कर आई, जिस ढंग से आई, जिस ढंग से गढ़ी गई, वो उनके पहले हिंदी कथा साहित्य में देखा नहीं गया था। इस संदर्भ में खुद रेणु बताते हैं अपने एक चित्र ऐसे नंदलाल बसु का स्केच का नाम पड़ोस। गांव गली का एक कोना है, कुछ औरतें एक साथ बैठकर हुक्का पी रही हैं, एक मर्द भंगी में कुछ लटका कर जा रहा है, 2 मुर्गे लड़ रहे हैं और छोटे छोटे चुजे गेंद की तरह रोल कर रहे हैं, एक कुत्ता जो है घूरे पर लेटा हुआ है। अब ये एक स्केच है नंदलाल बसु का। अब इसको जब देखते हैं, रेणु की आंखें जब देखती हैं उसको, तो वो महसूस कर रहे हैं कि केवल ये स्केच वर्क नहीं है। जो 2 मुर्गे लड़ रहे हैं तो उनके पंखों की फड़फड़ाहट तक सुनाई पड़ रही है, और गली की गंध भी आ रही है, और जो धूल उड़ रही है से वो स्पर्श कर रही है। यानी कि स्केच है वो 3 इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित कर रहा है।
आलेख में सब चीज में लिखते हैं कि मुसाए के पास, बशु मुसाए के पास तो शब्द नहीं है, केवल स्केच से अपनी रेखाओं से ज्ञानेंद्रियों को वो प्रज्वलित कर सकते हैं। तो मेरे पास तो शब्द है, तो क्या शब्द शिल्पी क्या शब्दों द्वारा इसे और स्पष्ट नहीं कर सकेगा? फिर वो कहते हैं कि फिर उस दिन से मेरे सब चित्रों में, स्केचों में, कहानियों में मुर्गे बोलने लगे, मोटर के हॉर्न, गाड़ी की सीटी, ढोलक के ताल सब उतरने लगे। तो ये कैसे लेखन को, अपने शब्दों को, अक्षरों को इस ढंग से जीव करना है, उसमें इस ढंग के प्राण भर देने हैं। और चाक्षुष केवल का मतलब नहीं है कि केस से जब उठेंगे ज्ञानेंद्रियां, गंध भी और स्पर्श भी और ध्वनि भी, तो उन्होंने कहा कि शब्द शिल्पी तो पांचों ज्ञानेंद्रियों को, मतलब कि नाद, स्पर्श, गंध, सारे को जगाएगा। रचनाओं में हम देखते हैं कि उनकी रचनाओं की चीजें जब आती हैं, जब वो प्रस्तुत करते हैं, जब विवरण प्रस्तुत करते हैं, विवरण जो देते हैं चीजों की, चाहे वो दृश्य की, एक तो परिवेश और चरित्र उनके यहाँ अलग अलग नहीं है, द्वैत बोध नहीं है परिवेश और चरित्रों में। ये बहुत अद्वैतता दोनों के बीच में है। परिवेश कब चरित्रों में घुल मिल जाता है, चरित्र कब परिवेश में घुल मिल जाते हैं, वो अंतर कर पाना बड़ा कठिन है। एक अद्वैत भाव यहाँ दिखता है परिवेश और चरित्र में। और गतिमान चित्र में भाषा जो एक प्राणवान है, जिसकी देह शब्द ऐसे है, जिसकी देह है, आप 3 डायमेंशन में देख सकते हैं, चीजों को महसूस कर सकते हैं, पांचों इंद्रियों को महसूस कर सकते हैं। और उनको कथा गायक कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कैथरीन हैंसन जो है, वो उनकी साहित्य की अध्येता है, वो कहती हैं कि उनकी जो भाषा है, उनकी हिंदी से बेजोड़ है। इस प्रकार किसी अन्य रचनाकार ने भाषा की समग्रता को घाटित ही नहीं किया। वो कहती हैं हैंसन कि तो पाठक को छपे पृष्ठों की दुनिया से बाहर खींचते हैं और मौखिक परंपरा में प्रवेश कराते हैं। दरअसल हम लोग पूरी एशियाई या पूरे विश्व के लोग वाचिक परंपरा के लोग, हमारे यहाँ कहानियां कही जाती हैं या गाई जाती हैं आला उदल के तौर पे, तो वो गा रहे हैं, वो भारतीय मानस के इस बनावट से परिचित थे और कहानियों को कहने और गाने के अंदाज में वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये वहाँ दिखलाई पड़ता है। और की जो संचयिता है, तो उसके जो संपादक है सुभाष कुमार, कहते हैं कि वो खुद आदमियत की तलाश में, स्वयं की तलाश में निकलते हैं कहानी में, जब वो प्रवेश करते हैं। और ग्रामीण जीवन की जो आंतरिक लय है, वो उनके रक्त के साथ बजती है, वो लय। और वो उनकी कहानियां जो हैं कथा गीत हैं और वो कथा गायक हैं। वहां गल्प और गप का रस पकता है, रस वहां। और लोक जीवन के रक्त में बसते हुए राग जो हैं, उसके वो रसिक हैं, और राग को रूप देते हैं, रूप को राग देते हैं, स्वर को गंध देते हैं और गंध को मृतता देते हैं। ये खासियत है। वो उस इलाके में जितने भी मिथक है या गायन है, चाहे विदापक नाच हो, बलवाही हो, बेहुला हो, विदेशिया हो, जाट जटिन हो, समा चकेवा हो, मतलब सबके सब कंठस्थ थे। नागार्जुन का कहना है कि भोजपुरी और मैथिली के ऐसे बहुत सारे गीति काव्य या कथा काव्य जो है, उनको कंठस्थ थे। उनका जो परिवेश है, कि पिताजी शिलानाथ मंडल एक बड़े काश्तकार हैं और खुला परिवेश है, उनके यहाँ कोई बंदिश नहीं है, वो खेतों में भी जाते हैं और जीवाड़ियों और वो गंजड़ियों के पास भी बैठते हैं, और वहां से वो कलाकारों के पास भी, और कोई बंदिश नहीं है। वो देश दुनिया के एकक परिवेश के एकक चीज से प्रतीत होते हैं, वहां से कहानी चुन के लाते हैं। और उनके पूर्णिया में सत्यनाथ भादुड़ी बड़े वकील थे और उनके मुकदमे वो देखा करते थे। तो उनकी सलाह पे उन्होंने कविता लिखना छोड़कर कहानी लिखनी शुरू की।
और 1945 में विश्वामित्र मासिक में बट बाबा उनकी पहली कहानी कलकत्ते में छपी। लेकिन 1947 में कहानी पत्रिका के नववर्ष विषांक में जो लाल पान की बेगम जब आई, तो वो उनको और 1960 में ठुमरी उनका कहानी संग्रह। 54 में हालांकि मेलांचल आ गया था और मेलांचल ने हिंदी साहित्य में एक नए स्टार का, एक नए ज्योति का उदय हुआ है, उसने स्थापित कर दिया था। लेकिन जो नई कहानी आंदोलन था, उस नई कहानी आंदोलन ने जैनेन्द्र से और इलाचंद्र जोशी से और अज्ञेय की भाषा और कथ्य से कुछ अलग ढंग से कथ्य और शैली को अपनाने की कोशिश की थी। और निर्मल वर्मा के परिंदे जो है उसकी पहली कृति के तौर पर स्थापित हो गई थी और गांव कहीं छूट गया था। खास करके जो नई कहानी की जो त्रयी थी, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश और कमलेश्वर की, उनकी कहानियों में मध्य वर्ग का बोलबाला था और कहीं छूट गया था प्रेमचंद का ग्रामीण भारत। हालांकि मार्कंडे, श्री प्रसाद सिंह कोशिश करने का, लेकिन वो काम पूरा किया। ठुमरी के प्रकाशन ने फिर से हिंदी कथा साहित्य में कहानी में गांव को फिर से स्थापित किया। इस ढंग से प्रेमचंद की परंपरा को फिर से वापस लाते हैं हिंदी कहानी की जगत में। ये एक महत्वपूर्ण रेखांकन है, इसको ध्यान देना चाहिए। सब लोग जानते हैं इस चीज को। ठीक है कि आंचलिकता की बात उन्होंने खुद ही कही थी जब वो पहला आंचल का प्रकाशन हो रहा था। अब किन कारणों से कही थी, लेकिन उस समय के आलोचकों ने उनको उस लक्ष्मण रेखा से बांधने की कोशिश की और वो रोमानियत को यथार्थवाद से दूर ले जाने की कोशिश की। इस पर बहुत बातें हुई हैं और कई किताबें लिखी गई हैं और नेहरू का लेखन और उनकी रचनाएं जो हैं इन वाद विवादों से कोई बहुत प्रभावित नहीं होती हैं। और नित्यानंद तिवारी ठीक ही कहते हैं कि प्रेमचंद यहाँ घटना जिस ढंग से एक रचनात्मक धारणा है, प्रेमचंद घटना के भीतर कहानी ढूंढते हैं, ढूंढकर लाते हैं। उसी ढंग से आंचलिकता एक रचनात्मक धारणा के तौर पर यहाँ उभरती। जिस ढंग से घटना देश काल का सघन विन्यास है प्रेमचंद के यहाँ, उसी ढंग से आंचलिकता देश का बहुत ही सघन रूप है रेणु के यहाँ। और घटना की आंतरिक दुनिया में कहानी प्रेमचंद ने पाई, तो देश के घनीभूत रूप अंचल में या आंचलिकता में रेणु ने कहानी को पाया था। रेणु अपनी कहानियों को, अपनी रचनाओं को वो ठुमरी धर्मा कहते हैं। इसलिए 59 में जो उनका कहानी संग्रह आया, वो सोच समझ कर उन्होंने ठुमरी उसका नाम रखा, क्योंकि उनका मन 3 बिंदियां उनकी कहानी है, उसमें इसको बहुत स्पष्ट करते हैं। जैसे ठुमरी गायन केवल शास्त्रीय राग पर गाया जाएगा तो वो लोकप्रिय नहीं होगा या फिर वो अपनी सुंदरता को खो देगा। से जब भी ठुमरी गाई जाएगी तो शास्त्रीयता के साथ सुर संगीत का भी मिश्रण होना ही होना चाहिए। आंचलिक संगीत के प्रवाह से ही जो है ठुमरी वो सजीव होगी और लोगों के मन तक उतरेगी। उसी ढंग से उनका मानना था कि कहानियों में भी केवल नगर हो या केवल शुद्ध हिंदी भाषा या तत्सम का प्रयोग किया जाए, वो उसकी जीवंतता को खो देगा। इसलिए वो लगातार पटना में रहने के बावजूद भी बार बार लौटते थे अपने अंचल को और हर बार कुछ नए शब्द, कुछ नई कहानियां, कुछ उपाख्यान, कुछ परिकथाएं, कुछ मिथक ढूंढ कर लाते थे और उसका उपयोग करते थे। तो वो मान के चलते थे कि जो जीवंत रचना होगी वो ठुमरी धर्मा होगी, उसमें अंचल होगा, उसमें सुगम संगीत होगा, उसमें देशज गायन को जगह मिलेगी। उनका मानना था कि कहानी जो कहा जाता है कि लाइफ का एक स्लाइस है, एक छोटा सा टुकड़ा है, उससे इस परिभाषा से वो एकदम वाकिफ, वो एकदम सहमत नहीं थे। उनका उनको उनका 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 जो अवलोकन उस नंदलाल बसु के स्केच में, तो बोल रहे थे कि उनका कहना था कि केवल जो परिवेश दिखाया गया है कि वो चूजे दो रोल कर रहे हैं और घोड़े पर कुत्ता लेटा हुआ है, महिलाएं हुक्का पी रही हैं बहंगी पर, ये सारा परिवेश जो है उस मुख्य चित्र को वो आधार देता है, उसको उभारता है। तो ढंग से कोई भी
कहानी कही जाएगी तो जिस जीवन के जिस पक्ष को लेकर कही जाएगी तो वो एकदम निरपेक्ष नहीं होगी, उससे कुछ पूरक प्रसंग होंगे और वो पूरक प्रसंग उसको और उभारेंगे, उस बात को और मजबूती से रेखांकित करेंगे। इस ढंग से जब भी कोई नाद आता है तो उसके साथ सहायक नाद आते हैं, उनको भी बरतना पड़ता है, उन सहायक नादों को भी मुख्य नाद के साथ। तो ये मुख्य नाद और सहायक नाद की बात उन्होंने वो तीन बिंदिया कहानियों में भी इस ढंग से अपनी रचनाओं में वो लेकर चलते हैं अपने परिवेश को, परिवेश के सारे प्रसंगों को, और उससे वो कोई कहानी और उपन्यास भटकता नहीं है, बल्कि वो जिस बात को कहना चाह रहे हैं उसको और मजबूती मिलती है, उसको और वो गहरे ढंग से रेखांकित कर पाते हैं। जो दो तीन चीजें और खास करके मित्रों को, युवा मित्रों को कहना चाहूंगा कि जो पहली बार उन्होंने प्रयोग किया हिंदी कथा साहित्य में, वो था सिनेमा तकनीक और रेडियो तकनीक का प्रयोग। हालांकि रेडियो तकनीक का प्रयोग आप रामवृक्ष बेनीपुरी रचना में भी पाएंगे, लेकिन सिनेमा तकनीक का जो प्रयोग है वो पहली बार हिंदी कथा साहित्य में रेणु लेकर आते हैं। और रेणु इसके बाद कहा जाता है कि सलमान रश्दी ने इस तकनीक का बहुत भरपूर उपयोग किया है। अब वो अगर एक उदाहरण देकर मैं समझाऊं उस सिनेमा तकनीक को तो ज्यादा ठीक लग वो स्पष्ट हो पाएगा। उनकी एक कहानी है, पुरानी कहानी नया पाठ, और हरिकृष्ण कौल ने उसके एक प्रसंग में कैसे सिनेमा तकनीक का प्रयोग हुआ है, वो कैमरे की भाषा का किस ढंग से प्रयोग हुआ है, उसको बड़े अच्छे ढंग से समझाते हैं वो। पहले से वो प्रसंग देख लिया जाए। दूर का दृश्य है वो, दूर के मटमैले प्रकाश में ताड़ की फुनियों पर बैठे वृद्ध गिद्ध ने देखा, दूर बहुत दूर तक गेरुआ पानी पानी पानी, बीच में टापुओं जैसे गांव घर, घरों और पेड़ों पर बैठे हुए लोग, वहां एक भैंस की लाश, डूबे हुए पाट और मकई के पौधों की फुनगियों के उस पार राजगिद्ध पांखें तौलता है, उड़ान भरता है, हास। अब वो हरिकृष्ण कौल बताते हैं कि सबसे पहले मानो ताड़ की फुनगी पर बैठे हुए गिद्ध का क्लोजअप दिया गया है, यानी कि बहुत नजदीक से आप गिद्ध को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जैसे कैमरा जूम आउट करता है, जूम आउट भी वो वहीं की शब्दावली है, ऐसी की शब्दावली है, यानी कि वहां से कैमरा हटा है और पूरे परिवेश को दिखाता है। फिर लॉन्ग शॉट में दूर दूर तक फैला पानी ही पानी नजर आता है। इसके बाद कैमरा जूम इन करके धीरे धीरे पैन करता है। जूम इन करना मतलब कि थोड़ा सा नजदीक का कैमरा जो पूरे परिवेश को दिखा रहा था जूम आउट में, वो फिर कहीं छोटे से हिस्से पे फोकस करता है। और पैन करना मतलब कि दाएं बाएं घूम के चीजों को दिखाना। तो पैन करते हुए पानी के बीच टापुओं जैसे गांव घर, घरों पर बैठे हुए लोग, डूबे हुए पाट और मकई की फुनगियां के पार भैंस की लाश, एक के बाद एक नजर आते हैं। ये जूम इन कर रहा है कैमरा और पैन कर रहा है जूम इन में। तब जैसे शॉट बदलता है और फिर इस का दिखाई पड़ता है, गिरदान बढ़ता है और कैमरा उसको फॉलो करता है। ये जो तकनीक है लेखन में, जो सिनेमा तकनीक का प्रयोग हुआ है, ये अद्भुत है। मतलब आप पढ़ते नहीं हैं बल्कि आप देख रहे हैं, एक चलचित्र आपके सामने गुजर रहा है। नागार्जुन बताते हैं, कहते हैं अपने एक साक्षात्कार में कि जो प्रतिभा थी, जिस ढंग से वो चीजों को देखते थे, वो अगर उनको मौका मिलता, सत्यजीत राय जैसे कलकत्ता में पैदा हुए होते तो अपनी रचनाओं के साथ एक बड़े फिल्मकार भी हुए होते, जिस ढंग से वो दृश्य को देखते हैं और दृश्य को उतारते हैं। दूसरा, वो रेडियो तकनीक का उपयोग जो है वो कई जगह प्रयोग, लगातार प्रयोग करते हैं इसका। लग रहा है जहां भी कोई समूह बातचीत कर रहा है या कोई भीड़ है, कहीं कोई बाढ़ का दृश्य है या कोई भी दृश्य है, भूकंप का दृश्य है कितने चौराहे में, तो लग रहा है कि वहां रिकॉर्डर रख दिया गया है और उसका जो है फिर उसका ट्रांसक्रिप्ट करके एक शब्दों को लिखा गया है। जैसे
कितने चौराहे से भी अगर उदाहरण लिया जाए कि वो भूकंप आया है और मनमोहन की वहां हॉस्पिटल में ड्यूटी लगी है, तो मनमोहन की ड्यूटी अस्पताल में पड़ी है। हर अधेर के चेहरे पर अपने बाबूजी के मुखड़े की छाया देखता है। सभी घायल बीमार औरतें उसकी माँ है। डॉक्टर कितनी पुष्पी, नीलू, मुनि जी, सरबतिया दीदी, प्रियोदा, कितने कितने चीख पुकार, बेटा रे बेटा, कहाँ गया रे बेटा? हाँ मामा मैं यही हूँ, पानी पिला, भैया भैया भैया, कहा क्या है दीदी? बाबू रे, दवा पी लो भैया, स्वयंसेवक यहाँ बेड पेन। हाँ डॉक्टर साहब। तो ये आपको उनकी रचनाओं में इस ढंग के संवाद, जिसको रेडियो तकनीक कहते हैं, वो लगातार मिलते हैं। और लग रहा है कि आप उस भीड़ के या जो दृश्य दिखाया जा रहा है या जो ध्वनियां वहां से सुन रही है उसके आप हिस्सा बन गए हैं। सचमुच में आपकी जो ध्वनि कौन रही है, ये उनकी तकनीक है। और इस अनुभव, ये इसके पहले हिंदी साहित्य में न किसी ने सिनेमा तकनीक का उपयोग किया था, न कोई रेडियो तकनीक का उपयोग किया था, न भाषा इस ढंग से त्रिआयामी हुई थी या न इस ढंग से गतिशील हुई थी, और न इस ढंग से चाक्षुष बिंबों से भरी थी। ये जो देन है ऋणों का हिंदी कथा साहित्य को, उसका ऋण हिंदी कथा साहित्य या हम जैसे लोग, उनके पाठक जो हैं, कभी चुका नहीं सकते। अब जिस हिस्से को कहानियों में खास करके चुना उन्होंने, और प्रेमचंद ने भी, वो बहुत बहुत सजग ढंग से वो चुनाव है उन कहानियों के पात्रों का। एक जो अन्य भाव है समाज के दूसरे हिस्से के प्रति, खास करके जो दबा कुचला हिस्सा है पूरी दुनिया में, इसको कई ढंग से लोगों ने व्याख्यायित किया है, समाज शास्त्रियों ने व्याख्यायित किया है, सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने इसको व्याख्यायित किया है। डेविड लिविंगस्टोन की किताब में पढ़ रहा था, लेस देन ह्यूमन। कई नई बातें कहने की कोशिश की है। याद कीजिए कि ग्लोबल गांव के देवता की समीक्षा करते हुए आदरणीय मेजर पांडे जी ने 2-3 शब्दों का प्रयोग किया था, जिसमें वो डिमोनाइजेशन को का शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था, और वो सब ह्यूमन वही डेमोनाइजेशन की, और इस तरह की कई शब्दावलियों का उन्होंने प्रयोग किया था। तो अगर उसको समझने की कोशिश मैंने की, तो लेस देन ह्यूमन में ये समझ में आया कि हर समुदाय जो है एथनोसेंट्रिक होता है, कि अपने ही समूह को वो इंसान मानता है, पूर्ण इंसान मानता है, और अन्य समुदाय के लोगों को थोड़ा सा मानवेतर, थोड़ा सा कम इंसान, सब ह्यूमन मानने की प्रवृत्ति उसमें रही है। ठीक है कि होमोसेपियंस एक वैज्ञानिक अवधारणा है और स्थापित अवधारणा की, हम सब लोग होमोसेपियंस से ही आगे बढ़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास लोक जीव विज्ञान है, फोक बायोलॉजी है जो बहुत सारे स्पीसीज की बात करता है, सोशियोलॉजी है जो बहुत सारी रेसेज की, नस्लों की बात करता है, रह रह के, माना कि भाषा परिवार की बात को भी नस्ल से जोड़ा जाता है। हर बार हम नस्ल से चीजों को जोड़ते रहते हैं, वहां हम भूल जाते हैं कि होमोसेपियंस ही सब लोग हैं, तो अलग अलग रेस कहाँ से आएगा। ये जो फोक सोशियोलॉजी है, वो रेसेज नस्लों की बात लगातार करते रहता है। और होमोसेपियंस की जो वैज्ञानिक अवधारणा है, तो इनकी किंवदंतियों और पूर्वाग्रहों और घृणा की जो बीज हमारे मन में है दूसरे समुदाय के लोगों के प्रति, वो धीरे धीरे वो उसके सामने घुटने टेक देता है। और खास करके तो युद्धों के समय जो बड़ा विनाश नाश करना, कत्लेआम करना होता है, तो बजाता वो ट्रेनिंग दी जाती है डिह्यूमनाइजेशन की, कि कैसे जो सामने जिससे आप लड़ने जा रहे हो, जापानी हो या जो भी, वो इंसान ही नहीं है, चाहे वो उनके बारे में, यहूदियों के बारे में, तो वो तो अलग अजब तरह की चीजें हैं। अब मतलब जहां से शुरुआत भी अगर यूरोप की संस्कृति की हुई, तो ग्रीस के लोगों के लिए उनकी भाषा न बोलने वाला, बर्बर करने वाला आदमी बर्बर था, बारबेरियन था। अरस्तु मान के चल रहे थे कि जो भी बर्बर लोग हैं वो स्वाभाविक रूप से गुलाम बनाने लायक हैं। फिर जैसे हमारे यहाँ ऋग्वेद में एक जोड़ा गया, एक ऋचा, और बताया गया कि
कैसे ईश्वर के किन देह के किस हिस्से से। भगवत गीता में भी वो पुरुष सूक्त के तौर पे वो चीजें आती हैं, और वो चरण से कुछ लोग सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। उसी ढंग से वहां भी ग्रीक मिथक में भी राजा जीएस ने जो अपने पुत्र प्रोमेथियस से कहा कि पृथ्वी पर कुछ पशु और कुछ इंसान होने चाहिए। प्रोमेथियस ने जब बना दिया इंसान भी और जानवर भी, तो फिर जीएस को लगा कि जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। फिर उसने अपने पुत्र को आदेश दिया कि नहीं, जानवरों में से कुछ लोगों को इंसान बना दो। प्रोमेथियस ने फिर उनकी आज्ञा का पालन किया, तो जानवर से इंसान तो बन गए, लेकिन उनकी आत्मा जो है वो जानवर की ही रह गई। और ये मिथक जो है उनके वो पूरे संस्कृति के मन में बैठा रहा, जैसे हमारे यहाँ शूद्रों के बारे में ये बैठा रहा कि वो चरण से सेवा के लिए ही पैदा हुए हैं। और वो जब दास व्यापार अपने चरम पे था, तो वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध करने की कोशिश की कि डार्विन की विकास थ्योरी में चिंपांजी और इंसान के बीच की कड़ी जो है वो अफ्रीका के लोग हैं। तो इसको प्रमाणित करने की कोशिश की गई। तो इस ढंग से एक सब ह्यूमन की कल्पना, एक ऐसे मतलब कि अगर इंसान उसका एसेंस होगा, कुछ सत्व होगा, केवल अपीयरेंस इंसान होने से वो नहीं आता है। ये सारी सभ्यताओं के लोगों को कि अगर वो आरक्षण से आ रहा है तो उसमें वो आईक्यू कहाँ से आएगा, वो बात विवेक कहाँ से, उसमें सौंदर्य बोध कहाँ से आएगा। तो ये सेंस की जो सत्व की जो कमी है उसको पूरा इंसान कैसे बना पाएगी, वो तो उससे वो सब ह्यूमन ही है, वो नीचे ही। और इसके कारण से जो हजारों साल की संरचना की जो हिंसा है, जो अदृश्य हिंसा के तौर पे, बातचीत हिंसा के तौर पे, और इसको पकड़ा कितने खूबसूरत ढंग से हिंसा को या संरचना की हिंसा को प्रेमचंद ने कहा, चाहे सवा से गेहूं हो, सदगति हो, दूध का दाम हो, पूस की रात हो, इतनी खूबसूरती से इस संरचना की हिंसा को, इस अदृश्य हिंसा को पकड़ते हैं वो। अब वो जो सवा से गेहूं का जो किसान है वो अपने अतिथि लोग को खिलाने के लिए ब्राह्मण देवता के यहाँ से लेकर आता है सवासर गेहूं, और वो ब्राह्मण देवता उसकी सूद जोड़ जोड़ के अंततः उसकी जमीनें बिक जाती है, जो थोड़ी बहुत है। और वो पूरे जीवन तो बंधुआ मजदूरी करता ही है, उसकी अगली पीढ़ी भी बंधुआ मजदूरी करती है। ये जो अदृश्य हिंसा की क्या व्यापकता जो है, ये जो व्याप्ति है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, क्या बेचैन करती है। और सदगति में वो जो दुखी चमार गया है बेटी के लिए कुछ मुहूर्त वगैरह के बारे में पूछने के लिए, भूखे पेट दोपहर गर्मी में, और वो उसको लकड़ी की गांठ काटने के लिए दे दी जाती है। वो केवल उस लकड़ी की गांठ ही नहीं है, वो जाति की भी गांठ है, उसे काटते काटते वो मर जाता है। तो कैसे संरचना की अदृश्य हिंसा अपने को दृश्य करती है जब दुखी चमार मरता है। ये अदृश्य से दृश्य होने या अदृश्य से दैहिक हिंसा तक की जो यात्रा इस कहानी में प्रेमचंद पूरा करते हैं, दिखलाते हैं, ये अद्भुत है। उसी ढंग से रेणु की कुछ कहानियां हम लें कि वहां कैसे ये सब ह्यूमन बनने का या डिह्यूमनाइजेशन का या अदृश्य हिंसा की जो ताप है, जो धार है, कैसे रेणु ही पकड़ने की ठेस में, और ठेस में जो सिरचन है वो उसकी जो कला का जो कौशल है वो श्रेष्ठतम है, विलुप्त होता जा रहा है। लेकिन गांव समाज के जो वर्चस्वशाली हिस्सा है, ना उसको मजदूरी देता है, ना अनाज के तौर पे उसको मजदूरी देना चाहता है, लेकिन उसके बारे में ये प्रचार मुहामुही है कि वो मुजोर है और चटोर। ये अदृश्य हिंसा की मार है कि अगर हमको उसको मजदूरी नहीं देनी है क्या, तो अपने अंदर जो अपराध बोध है, जो झिझक है, उसको हटाने के लिए हम जो है उस पर कुछ आरोपित करते हैं। रसप्रिया का पंचकौड़ी जो है उसको उसको देख लीजिए, जाति की मार, इतना बड़ा वो कलाकार है, मुर्गैन भी है, मृदंगिया भी है, विद्यापति की रसप्रिया का बास है उस पर। लेकिन चूंकि जाति और आर्थिक के कारण वो उपेक्षित है,
उस कारण से वो पगला पगला 10 दुआरी महाभिखारी हर कुछ, अगर ब्राह्मण बच्चे को भी बेटा कह देता है तो पिटाई होते होते बचती है। झूठ बोल के गुरु जी के यहाँ, जोधन गुरु के यहाँ सीखना पड़ता है उसको। ब्रह्मचर्या के प्रति जो प्रेम है, जाति कारण उसको छुपाना पड़ता है। तो ये, और तीसरी कसम को अगर देखें हम, तो वहां जो जाति, उम्र, पैसा, जो भी कोई कारण हो, कि हीरामन और हीराबाई दोनों प्रेम और दाम्पत्य से वंचित, दोनों को न प्रेम मिलना है न दाम्पत्य मिलना है, लेकिन वो दाम्पत्य का, प्रेम का स्वप्न देख रहे हैं वो बैलगाड़ी की यात्रा के साथ। और जैसे ही यात्रा खत्म होनी है, वो दिन में देखा जाने वाला स्वप्न भी खत्म होता है। तो ये जो एक अदृश्य हिंसा का जो बहुत सूक्ष्म रूप रेणु के यहाँ व्याप्ता है उनकी रचनाओं में, ये अद्भुत है और बहुत ही, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। लेकिन कुछ जो सीमाएं हैं रेणु की, उस पर भी हम लोग बात कर लें। जो संतोष जी ने बोला है आदिवासी ग्रंथि पे मैं बाद में जाऊंगा, पहले प्रतिपरी कथा की जो रचना है 57 की, उस पर हम लोग बात कर लें कि पूरी प्रतिपरी कथा की जो परिकल्पना है वो कोसी पे बांध को लेकर है, कि एक बांध बांधा जाना है। क्योंकि पूर्णिया जिले की जो कुछ श्राप जो था, या पूर्णिया जिला जिस कारण से बदनाम था, वो था वहां मलेरिया और कालाजार और लगातार बाढ़ और बालू का वहां खेतों में बीत जाना, और खुद कोसी ही, वो तो बिहार के शोक के तौर पे जानी जाती थी। लेकिन जो स्वप्न देख रहा है कथा गायक हमारा रेणु, वो स्वप्न वही है विकास का जो नेहरू देख रहे हैं। नेहरू के स्वप्न को, जिस ढंग से नेहरू भाखड़ा नंगल को नए तीर्थ कह रहे हैं, उसी ढंग से प्रतिपरी कथा में हमारा कथा गायक जो है वो भी वो कह रहा है इसको तीर्थ स्थान के तौर पे ही। और जो दामोदर घाटी परियोजना धनबाद में आकर जो देखता है, तो वहां उसको वो स्वप्न दिखाई पड़ता है कि यहाँ जो नया तीर्थ स्थान बन रहा है वो कोसी पर कब बनेगा। तो अब दो तरह, ये तो स्पष्ट है कि प्रति विश्व युद्ध के पूंजीवादी जो थी करके में ब्रिटेन और उस जैसे देशों की स्थिति नहीं रह गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनी कॉलोनियों को बचा पाएंगे, उसको रख पाएंगे, इतना स्पष्ट हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के क्रम में ही, उसी पृष्ठभूमि में ही अमेरिका जैसे देशों ने, खास करके अमेरिका ने, अपना उत्पादन भी दुगुना कर लिया। अब उसको कच्चे माल की आवश्यकता थी, आवश्यकता थी। समझ गया कि अब इसके बाद जो है 45 के बाद जो जमीन खाली होने वाली है, उसकी जमीन होने वाली। तो वहां जो इकोनॉमिक हिटमैन या अर्थशास्त्रियों ने कुछ गणना शुरू किया, गरीबी और कुपोषण और अल्पविकसित और विकसित और तृतीय विश्व, ये ढंग की कुछ शब्दावलियां गढ़ी गई बजाबता, उसके थ्योरी बनाए गए, उसके दर्शन बनाए गए और थोपा गए कि ये जो तृतीय विश्व के जो देश हैं, चाहे वो एशियाई हो या फिरकी हो, लातिन अमेरिकी हो, वहां जो विकास अल्पविकसित, जो वहां जो गरीबी है, वहां जो कुपोषण है, वहां जो अशिक्षा है, उसको दूर करना होगा, तभी वो विकसित हो पाएंगे। और ये दूर तभी हो पाएगा जब अमेरिका, उसके जैसे देश जो है अपने बहुआयामी संगठनों के द्वारा मदद पहुंचाएगा, तकनीक के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, पूंजी के द्वारा। और लोगों ने स्वीकार किया, इतने लुभावने तरीके से बातें कही गई, ढंग से ये शब्द गढ़े गए, विकास जैसे शब्द, कि स्वीकार कर लिया गया कि नहीं, अब तो भविष्य इसी में। और वो मान के चल रहे थे ढंग से कॉलोनियल पीरियड में वाइटमैन बर्डन के तौर पे कि ईश्वर ने इन असभ्य और देशज लोगों को सभ्य करने की, सैवेज जंगली लोगों को, असभ्य लोगों को सभ्य बनाने की जिम्मेदारी हमारे कंधे पे दी है। वही ढंग से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये कहा गया कि विकास, इन अल्पविकसित देशों के विकास करने की उसी ईश्वर ने उनके कंधे पे जिम्मेदारी दी है। तो ये ढंग से एक परिवार जो था,
शासक और शासित का, वो लिगेसी चलती रही, शब्दावलियां बदल गई और जो उपस्थिति थी वो रियल के बदले में वर्चुअल हो गया, बस फर्क नहीं पड़ा और हम लोगों ने उस विकास को नया तीर्थ स्थान बना दिया। अब कोसी परियोजना के पहले 54 में यहाँ से, अब समझिए कि 37 में बहस हो रही थी, राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में ये बहस हुई थी और ये माना गया था 45 तक कि नदियों को मुक्त करना ज्यादा जरूरी है बनस्पत के उसके बांधने से। लेकिन जैसे ही वो सत्ता बदली तो वो लगा कि नहीं, बड़े बांध ज्यादा जरूरी है। जो चीजें अंग्रेजों के समय लग रही थी कि उनके समाजवादी शोषण का वो हथियार बनेंगे, वो आजाद भारत में आधुनिक विकास का वो मॉडल बन गए। दिक्कत ये है कि 54 में जो आप हमारे यहाँ के एक्सपर्ट गए थे वहां चाइना में देखने के लिए पीली नदी पे जो बांध बना गया था, तो वहां उन्होंने बताया था कि एक्सपायर्ड टेक्निक है ये जो तटबंध बनाया जाना, तटबंधों के कारण जो गाद है उसका जमाव लगातार बढ़ता जाता है। जितने ही तटबंध ऊंचे और मजबूत होंगे, गाद का जमाव उतना ही बढ़ेगा और बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाएगा और बाढ़ जो है, तटबंध टूटेंगे, नदियां अपनी धारा बदलेंगी और बाढ़ आएगा ही आएगा। एक विशेष सर्किल में हम फंस जाएंगे। तटबंध मजबूत करते रहिए, उठाते रहिए, उसकी मरम्मती करते रहिए, लेकिन उसकी सब देखने के बावजूद, क्योंकि 3 अमेरिकी विशेषज्ञ साथ में गए थे और उस एक्सपायर्ड टेक्निक को हम लोगों ने कोसी में लागू किया, जिसको मान लिया गया था कि एक्सपायर्ड है, लेकिन कुछ राजनीतिक मजबूरियां थी या क्या मजबूरियां थी, या जो विकास के लल्ला के जो असली पापा थे अमेरिका में बैठे हुए, उनके दबाव रहे होंगे। और हम सब लोग जानते हैं इस बात को। खुद रेणु ने स्वीकार किया बात की कहानियों में, वो पुरानी कहानी नई पाठ में जो जिसके उदाहरण में दे रहा था बाढ़ का, उसमें खुद स्वीकार किया है कि कोसी के बनने के कारण कोई राहत तो नहीं मिली, बाढ़ तो आ रही है। और वो केवल बाढ़ ही नहीं आती, तटबंध टूटते रहे, तटबंधों की मरम्मती एक अलग तरह का, मतलब कि ठेकेदारी का और पैसा कमाने का एक अलग जरिया बन गया। तो न बाढ़ रुका, न वो, और ज्यादा 27 लाख एकड़ जमीन जो है अस्थायी बाढ़ से ग्रस्त हो गई और 4 से 5 समस्या आ गई। तो ये सब कुछ महसूस किया बात में उन्होंने, लेकिन उस उपन्यास के लिखने के क्रम में न जाने क्यों उसको समझ नहीं पाए कि बड़े बांध और विकास का जो लॉलीपॉप है उसे अब नेहरू देख रहे हैं तो मुझे भी देखना चाहिए, क्यों नहीं महसूस कर पाए, जबकि वो इतने बड़े क्या कहा जाए कि वो नेपाल क्रांति के सहनायक भी हैं, लड़ाई के भी नायक हैं और चीजों को बहुत दूर तक देख रहे हैं, समाजवादी भी हैं, चीजों को विश्लेषित कर रहे हैं। लेकिन आप एक बड़े बांध के के तौर पे, मुकम्मल के तौर पे आप रखते हैं। पहला आंचल में जो बात कही गई है, खासकर अध्याय 19 वगैरह में वो बात आई है संथालों की समस्या को लेकर, लेकिन एक अध्याय में कुछ पंक्तियों में समस्या को की है, क्या सचमुच में वो छोटी थी? क्योंकि जब आप उस अवधि के बटाईदारी की लड़ाई को देखेंगे तो बहुत बड़ी लड़ाई है और इतनी बड़ी लड़ाई है कि वो, मतलब कि कलेक्टर जो है पूर्णिया के, एक कलेक्टर नहीं, 4 कलेक्टर उसमें। बट अब है क्या कि जो बात वो कर रहे हैं 19 में, इन 19 में वो कह रहे हैं कि खुद आए थे संथाल किसान यहाँ मांगने के लिए काम, ऐसा नहीं था। क्योंकि पूर्णिया के बारे में ये पूरे बिहार में लोग जानते थे। वो एक कहावत मशहूर थी कि माहौर खाने से अगर आप नहीं मरते हैं, जहर खाने से आप नहीं मरते हैं, तो पूर्णिया चल जाइए, आपकी वहां मृत्यु जो है सुनिश्चित है। और वहां की जो जनगणना का जो रिपोर्ट है वो भी ये बताता है कि 1891 से 1900 के बीच में प्रति मील पर 24 व्यक्ति की मृत्यु हैजा से हो रही। 1911 में पूर्णिया की जनसंख्या 5.98 है कि 1905 से 1907 के बीच में मलेरिया हैजा से 43,000 लोग मरते हैं। 1911 और 1920 के बीच में, 1915 से 1919 में प्रति वर्ष हैजा से लोग मर रहे हैं।
तो हैजा और मलेरिया से मरने की संख्या इतना ज्यादा थी कि कोई शौक से वहां कोई जाता नहीं था। दरभंगा महाराज जिनकी वो जो जमींदारी थी, जो राजा थे वहां के, वो खुद ही कोसी पार नहीं करते थे। और उनके दरबार में बैठे हुए लोगों ने जिनको कहा जमींदारी देने के लिए, वो छपरा के लोग हों, मुंगेर के लोग हों, भागलपुर के लोग हों, उनको जमींदारी दे दी गई वहां की। कुछ भी सलामी देने पे और कुछ भी वो शुल्क दे दें, वो मालगुजारी दें, तैयार थे दरभंगा राज देने के लिए। तो एब्सेंटी जमींदार वहां बहुत थे, लेकिन उन जमीनों को जो जंगलों से भरे हुए हैं, दलदल से भरे हुए हैं, खासकर धमदाहा ब्लॉक में 1911 के बाद जो है वो कोसी नदी ने अपना जब धारा बदल दिया तो जमीन बाहर आ गई। तो बना वहां के जमींदारों ने तीर्थ यात्रा के बहाने उन्होंने कैंप किया, संथाल किसानों को वहां से ले गए, क्योंकि सब मान रहे थे कि दलदल और जंगल को काट के खेत बनाने में संथाल की जो जितनी कौशल है किसी और में नहीं है। संथालों के बाद मुसहर पर भी भरोसा कर रहे थे और गंगोता, तीन जातियों के लोगों ने, संथाल समुदाय और बाकी दो, जिसमें मुसहर जो है अनुसूचित जाति के थे और गंगोता मल्लाह के पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी जाति की उपजाति थी। इन लोगों ने खेत बनाए वो। लेकिन 1885 का जो बिहार काश्तकारी अधिनियम था वो बटाईदारों को कुछ हक देता था। तो शुरुआत में समझ में नहीं आई, लेकिन जब 1921 में पूर्णिया का सर्वे होने लगा और ये बात समझ में आई कि जैसे ही रैयत बटाईदार में नाम चढ़ जाएगा संथालों का, तो उनको बहुत सारे रैयती अधिकार मिल जाएंगे उस करेंसी एक्ट के तहत, फिर उनको हम हटा नहीं पाएंगे। तो सारे टेन्योर होल्डर ने, जमींदारों ने, जो कल तक मान के चल रहे थे कि जमींदार दर्ज होना बहुत इज्जत की बात है, वो अपने को अब रैयत लिखा रहे थे, ऑक्युपेंट रैयत के तौर पे अपना नाम दर्ज करवा रहे थे। और कभी भी अपने जिन लोगों ने जमीन बनाई थी और काश्त कर रहे थे, चाहे वो बड़ी संख्या में संथाल ही थे, उनका नाम ठीक है चढ़ा, वो 27%, 21.7% अंडर रैयत के तौर पे उनका नाम चढ़ा, लेकिन उनके पास भूमि मात्र 6% दिखाई गई थी। भूमि इसलिए 6% थी कि केवल भूमि जो चढ़ाया गया खेवट में, वो उनकी झोपड़ी और उसके आसपास की बाड़ी का ही जमीन, तो खेत वो जोत बो रहे थे, वो उनके नाम से नहीं चढ़ाया गया। इसी बीच में और वो जो मालगुजारी वसूलने का तरीका था और जो उनसे असबाब वसूलने का तरीका था, बेगारी करने का तरीका था, विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा। और जो कर्ज की चक्रवृद्धि ब्याज थी, वो बहुत लंबी कहानी हो सकती है। लेकिन 1937 में कांग्रेस का शासन आ गया बिहार में। श्री कृष्ण प्रसाद सिन्हा जो है वो मुख्यमंत्री हो गए, अनुग्रह नारायण सिन्हा वित्त मंत्री हो गए, और काश्तकारी कानून में, बिहार टेनेंसी एक्ट में, क्योंकि आंदोलन चल रहा था। और सबसे खूबसूरत बात है कि जिसको क्यों उन्होंने इग्नोर किया या देखा नहीं, दो चरित्र बहुत बेजोड़ वहां दिख रहे हैं जो इस आंदोलन को चला रहे हैं। जैसे नक्षत्र मेलाकार आते हैं मैला अंचल में, नक्षत्र मेलाकार भी जो गैर आदिवासी बटाईदार थे उनकी लड़ाइयां लड़ रहे थे। उसी ढंग से दो लोग, चतुरानंद चौधरी और दुल्ला टुड्डू, एक शिक्षक थे दुल्ला टुड्डू, और चतुरानंद चौधरी उसी जमींदार परिवार को, एक बड़े ठाकुर परिवार के बेटे थे। दमदाहा ही प्रखंड के दमेली गांव के 1200 बीघा की जोत थी। बहुत छोटी उम्र में वो अनाथ हो गए। बुआ के यहाँ चले गए, मुगलिया दमदाहा, वहां ले जाया गया, बुआ ले गई। फूफा ने उनकी सारी जमीन हथिया के बेच बाच कर दी, और फूफा के भैंसों को चराते उन्होंने पढ़ाई की। इतना वो शार्प थे। जब वो लिखना पढ़ना सीख लिए, थोड़ा सा किशोर हो गए, तो पूर्णिया के एक बड़े प्रसिद्ध भूमिहारी एडवोकेट थे, उनके यहाँ उन्होंने उनका बस कागज पत्र ढोने का, बैग ढोने का, लेकिन जो बहस करते थे वो सुनते थे, अपने वो क्लाइंट से जो बातचीत करते थे तो सुनते थे। जब वो सुनते थे तो कई चीजें उनको समझ में आने लगी, खासकर बटाईदारों की समस्याएं उनके समझ में आने लगी। वो लौट के गए वो अपने गांव, वो फूफा के गांव में, और उन्होंने वहां उनको वो शिक्षक दुल्ला टुड्डू मिले, और दोनों ने मिलके जो 37 में जो बदलाव लाया गया था टेनेंसी एक्ट में, उस बदलाव के बारे में बताना शुरू किया कि आपको रसीद लेने की जो है वो 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 देना ही देना होगा। अगर आप उनको दे रहे हैं, बटाई पे आप काम कर रहे हैं, और तो उनको रसीद देना उनकी बाध्यता है, उनको रसीद देना ही होगा।
एक तो ये है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आ, आ, आप जो बेगारी करते हैं या अवाब देते हैं, तो वो जो संशोधन हुआ था टेनेंसी एक्ट में, उसके बाद वो प्रतिबंधित हो गया था कि वो आप अगर कोई मालिक जो है टेन्योर होल्डर अपने सरकार से या अपने कृषि मजदूर से अगर लेता है वो वहां, तो 500 रुपया जुर्माना या 6 महीना की सजा हो सकती है। तीसरी बात थी कि अगर 12 साल से ज्यादा समय से जोत कोड़ कर रहा है तो उसको रैयत का अधिकार मिलेगा और वो आप हटा नहीं सकते उसकी जमीन से। अब ये लड़ाई जो शुरू हुई, इन्होंने जो गांव गांव में जाके लोगों को जगाया, खास करके संथाल टोले ने, दुल्ला टुड्डू और खतुरानंद चौधरी ने, उसके बाद से लड़ाई शुरू हुई थी रसीद के लिए है कि हम अगर आपको दे रहे हैं बटाई करके तो आप हमको रसीद दीजिए। और पूरी लंबी लड़ाई है वो, कैसे उसमें फिर वो वहां का जो कांग्रेस कमेटी थी पूर्णिया की, वो कैसे चौधरी को बाहर निकालने के लिए, और मुख्यमंत्री खुद आते हैं, वित्त मंत्री आते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। छोटी लड़ाई नहीं थी, जो लड़ाइयां लड़ रहे थे लोग। ये ठीक है कि वो रुकना पड़ा इनको 42 के जब वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो रुके लोग। लेकिन 42 के आंदोलन में भी जो धमदाहा थाना पे झंडा लहराने में जो संथालों ने जो भूमिका निभाई या उस चौधरी ने जो भूमिका निभाई, खुद सदर पूर्णिया सदर में जो संथालों का जो जुलूस था, और दुल्ला टुडू जो लड़ाई लड़ रहे थे बटाईदारी की, वो 42 की लड़ाई में कांग्रेस के साथ थे। लेकिन जैसे ही 42 की लड़ाई खत्म होती है और उसके बाद से, हालांकि उसके पहले ही जो है कांग्रेस के भी बड़े नेता और बड़े साहित्यकार भी लक्ष्मीनारायण सुधांशु और वीरनारायण चांद 2000 एकड़ के बीघा के मालिक थे, और लक्ष्मीनारायण सुधांशु 1200। इन लोगों ने वहां बैठ के धमदाहा ब्लॉक में ही किसान समिति बनाई, किसान सभा, और कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर इनके साथ सहयोग कर रहे थे, दुल्ला टुड्डू और गांव में प्रचार कर रहे थे, बटाईदारी के हक के पक्ष में बोल रहे थे, तो मालिकों ने भी एक किसान समिति बनाई। और फिर 1939 में भी 81 गांव में विवाद हुआ था, 79 गांव धमदाहा के थे। 1940 में फरवरी से दिसंबर के बीच में 10 हिंसक संघर्ष, जिसके बारे में रेणु कहते हैं इस बात को, इसमें कोई शक नहीं है रेणु इस बात की कि वो झूठे केस करना या एक झूठा बटाईदार खड़ा कर देना जिसकी जोतकोड़ कर रहा था संथाल किसान, फिर उसको क्रिमिनल केस में फंसा देना। और 42 के बाद ये चीजें बढ़ जाती हैं और अंततः मुझे ये लग रहा है कि चीजें जो जितने बहुत संक्षेप ढंग से, हालांकि रेणु बहुत संवेदनशील ढंग से कहते हैं कि आजादी तो आई और जो उनको आजीवन कारावास की सजा मिली तो उनके लिए भी आजादी आई, तो 2 पंक्तियां जो है बहुत कुछ कहती है। अध्याय 19 भी बहुत संक्षेप में बहुत सारी बात करता है, लेकिन दुल्ला टुड्डू और धतुरान चौधरी जैसा जो व्यक्तित्व था, जो एक मिथक के तौर पे, आख्यान के तौर पे, कहानी कथा के तौर पे ही इतना अच्छा ढंग से शामिल हो सकता था। मेरा ये मानना ये है कि अगर थोड़ा सा मैला अंचल में कि थोड़ी सी और, जैसे पूरा अंचल आ रहा है, तो अंचल में ये जो सुखबहाट चल रही है, एक बड़ी लड़ाई चल रही है, लोग मारे जा रहे हैं, तो एक कुछ चैप्टर में 1 या 2 अध्याय के कुछ पैराग्राफ्स में आप उसको निपटा रहे हैं। जिस ढंग से नक्षत्र मलाकार आ रहे हैं, दुल्ला टुड्डू ही आते, तो बाद में जो 1971 में चंदवा रूपसपुर में जो नरसंहार होता है पहली बार संथालियों का, और लक्ष्मीनारायण सुधांशु चूंकि उसकी भगने से ही टकराहट होती है, और जो बिहार विधानसभा के 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं वो व्यक्ति वो नरसंहार करवाता है, तो अगर महिलांचल 54 में आज प्रकाशित होकर आया है, अगर थोड़ा सा और गहरी लगाव के साथ इस लड़ाई के साथ जुड़कर बातें कही जाती, दुल्ला टुड्डू जैसा कैरेक्टर कोई उभर कर आता, क्योंकि सारी बातें आती हैं, लेकिन जिस ढंग से हर टोले से एक चरित्र हम देखते हैं महिलांचल में, उस ढंग से हम संथाल टोले का कोई एक मुकम्मल चरित्र उभरता हुआ नहीं देखते, उससे हम जुड़ाव महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि दुल्ला टुड्डू एक ऐसा कैरेक्टर दिख रहा है कि वो एक बड़ा नायक के तौर पर वहां दिखाई पड़ता है। और ठीक है कि महिलांचल में उन्होंने कुछ बातें बहुत सहानुभूति ढंग से कही, लेकिन अगर वो आगे की रचनाओं में
चीजें उसके बाद मान लीजिए कि उसमें समझ में नहीं आया उनको, लेकिन बाद की रचनाओं में अगर चीजें और बेहतर होती दिखती, आदिवासी ग्रंथि उनकी थोड़ा सा खुलती हुई दिखती। लेकिन हम देखते हैं कि कितने चौराहे में वो उल्लेख कर रहे हैं कि प्रेतियों की नाच संथालियों इस ढंग की थी कि संथाली लोग नाच रहे हैं। मतलब प्रेतियों की नाच संथालियों का झुंड तीन बिंदिया कहानी में एक शिकार किरात शब्द का प्रयोग करते हैं वहां के आदिवासियों के। नेपाल की तराई जिसको मोरंग कहते हैं उस इलाके में, उस वहां के जो आदिवासी हैं वो ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा परिवार के ही लोग हैं और कुछ साइनो तिब्बतन भाषा परिवार के लोग हैं। लिम्बू हैं, लेप्चा हैं, इधर से बड़ा वहां कई, लेकिन उनको एक कॉमन एक पुकारो नाम किरात है। यानी कि अगर आप नजदीक से नहीं जान रहे हैं तो सबको किरात कहिएगा, अगर नजदीक से जान रहे हैं तो जानिएगा कि ओराई है, कि लिम्बू है, कि लेमचा है, कि सुनवार है। खास करके लिम्बू लोग वहां पर और उस इलाके में, कोसी के इलाके में उनकी बसावट है। लेकिन कहीं भी वो लिम्बू शब्द का प्रयोग नहीं, किरात शब्द का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो महाभारत में और कई ब्राह्मण ग्रंथों में किरात शब्द का ही प्रयोग आया है। तो क्यों रेणु लिम्बू या लेमचा शब्द का प्रयोग करें। अब आदिम रात की महक एक कहानी में वो कर्मा जो लड़का है, वो किशोर है जो पेट पर खटता है, उसके सारे यौनाकर्षण बड़ा सूक्ष्म सांकेतिक काव्यात्मक तो है। और ये भी कहते हैं उसका मतलब, यहाँ देखिए नस्ल की जंसी, उसका माथा, कपाल, होंठ, देह की गठन देकर ये कहता है वो नरेटर की वो लगता है किसी रांची हजारीबाग की तरफ का होगा। तो ये नस्लबोध यहाँ उनका दिखाई पड़ रहा है। अब ये देखिए कि मतलब कि तबे एकला चलो रे एक कहानी है जिसमें एक भैंसे का पाड़ा है किशन महाराज। अब चूंकि दो बैलों की कथा में हीरा मोती की कहानी प्रेमचंद कह रहे हैं, तो यहाँ एक भैंसे की पाड़ा की उसके सारे मनोभाव की उसको सही जैसा नायक जैसा प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन एक भी आदिवासी नायक इनकी रचनाओं में नहीं दिखता है। अब ये देखिए कि अमृता प्रीतम का एक उपन्यास है डॉक्टर देव, 1949 में छपता है वो। उनका जो वो डॉक्टर देव जो आदर्शवादी पात्र है, वो इस बिहार के जंगल क्षेत्र में रांची हजारीबाग में अस्पताल खोलने आया है। लेकिन उस विवरण में, हजारीबाग के विवरण में, कम से कम पंजाब में बैठी हुई वो कथाकारा अमृता प्रीतम बताती है कि कौन कौन आदिवासी समुदाय यहाँ है। तो जब तक नाम का विवरण देती है, माझी है, उराव है, तुरी है वगैरह। और हालांकि इस नाच और शिकार की वहां भी शिकार की है, यहाँ नाच और शिकार की बात है। लेकिन नाच को बताती है कि झूमर नृत्य, मतलब वो उस नृत्य के बारे में विशेष तौर पे उल्लेख करती है। लेकिन हमारे रेणु के यहाँ वो उस ढंग का उल्लेख नहीं मिलता है। उल्टे आप और आगे जाइए, कलंक मुक्ति या दृक्तपा जो उनकी का उपन्यास है, वहां एक चित्र आते हैं, उसको कहते हैं कि चतुर चालाक आदिवासी पुत्र बागी, और उसको लड़कियों के दलाल के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। और रचना में वो कुछ स्वीकार करता है कि हाँ हम लड़की के दलाल हैं। उसी ढंग से आप प्रति परिकथा में देख लीजिए, जितेंद्र मिश्र जो है नायक हमारा, और जिस पॉलिटिकल पार्टी में समाजवादी किसी दल में है, वहां उसके जो प्रतिद्वंदी कुबेर सिंह है जो उसका राजनीतिक कत्ल करना चाहते हैं, तो उस पर बहुत सारे झूठे आरोप लगवाते हैं। और सबसे पहला झूठा आरोप लगाने के लिए कौन मिलता है, तो आदिवासी युवती क्रिकेटा मिलती है जो कहती है उठकर कि जतिन बाबू के खिलाफ मुझे भी कुछ करना है। लेकिन ऐसी बातें हैं कि जो मुंह से बयान नहीं की जा सकती है, फिर लिख कर देती है कि इन्होंने मेरी इज्जत ली। तो ये जो बात है कि क्यों ये, मतलब कि बहुत अद्भुत लगता है कि जिस पूर्णिया के रहने वाले हैं, जहां वो सारी लड़ाइयां चल रही है, वो 10 किलोमीटर की दूरी पे है। हर गांव के एक बाहरी अलंग पे वो संथाल समुदाय वहां बसा हुआ है। अच्छी खासी आबादी है, 51 में 56,000 की आबादी उनकी है। फिर वहां उरांव भी है, लड़ाइयां जो लड़ी जा रही हैं। तो ये इतना अपनापन, इतना अन्य बोध क्यों है कि वो एक प्रकार उनका क्या ये से या जिसने सारा कुछ नेतृत्व को संभाला टुड्डू के साथ, क्या वो चूंकि भूमिहार परिवार के खाद वर्गीय को यहाँ बाधा बन रहे, समझ में नहीं आती है बात की ये क्यों कहा गया।
लेकिन ये है ये कमियां कि वो प्रेमचंद के यहाँ पात्र आपको मिलेंगे मजबूती के साथ, सिलिया जैसे पात्र मिलेंगे, कई महिला पात्र मिलेंगे, वो तो एक मजबूत पात्र कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। लक्ष्मीदासीन हो या कमला हो या फुलिया, ठीक है कि फुलिया चयन करती है पुरुषों की, लेकिन क्यों उसके देह में वो गर्मी का रोग क्यों हो जाता है? ऐसा क्या हो जाता है? ये कहाँ से, ये कौन सा संस्कार, आर्य समाजी संस्कार? माने पुरुष हजार हजार रानियों की रणवास रख ले तो उसको रोग नहीं होगा, लेकिन एक श्रमजीवी महिला अगर चयन कर लेती है तो उसको गर्मी का रोग हो जाता है। बेला गुप्ता भी उस ढंग से कमजोर चरित्र है, कहीं एक भी मजबूत चरित्र आपको स्त्रियों का। तीसरी बात है कि एक अज्ञात के प्रति इनका दिखता है। जैसे आंचल में तहसीलदार विश्वनाथ मल्लिक जो है, निरुत्पल के बाद परीक्षा में जो शिवेंद्र मिश्र हैं, जितेंद्र मिश्र के पिता, उनके कैरेक्टर को देखिएगा, उनके विवरण के, उनके चरित्र के विवरण को देखिएगा तो लगेगा कि फिर वो उदात्त नायक की वापसी हो रही है। अब कितने चौराहे जिस ध्रुव कुंडू को लेकर लिखा गया है, जो 1992 को कटिहार में वो झंडा फहराते हुए मारा गया, तो शायद 13 लोग और मारे गए, 12 लोग और मारे गए थे। इसमें 4 मंडल थे, 4 साहू लोग थे, यादव थे, पुरी थे और सिंह लोग थे। लेकिन सारे पात्र जो चुनते हैं कितने चौराहे के लिए, वो सेकंड हेडमास्टर साहब का बेटा प्रियोदा है, या फिर वकील साहब लोग का बेटा है, या डॉक्टर साहब लोग का दीपू टिप्पू है, नीलू है। माने अधिकांश बंगाली उच्च मध्यवर्गीय परिवार के चरित्र चुने जा रहे हैं, जबकि दरअसल जो है बहुत ही मंडल और यादव और साहू लोग वहां शहीद होते हैं। क्यों नहीं वो चरित्र वहां उभर कर आता है? क्यों नहीं वो बनता है उस उपन्यास का चरित्र? वो कहाँ ये जो ग्रंथि जो है वो अभिजन की ओर उनको आकर्षित करती है। अब वो 74 के आंदोलन में वो शामिल होते हैं, नागार्जुन भी शामिल होते हैं। नागार्जुन को समझ में आ जाता है ये खिचड़ी विप्लव है, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, भोगा हमने क्रांति विलास, पूर्ण क्रांति का चक्कर था। अब जो ट्रिलियन डॉलर के फेन सैया पर इठलाता पूंजी तंत्र है, वो बीजू का खड़ा करता है भ्रष्टाचार, और एक वर्चुअल लड़ाई शुरू होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ। और जब भी ये लड़ाई शुरू होती है तो हर लड़ाई के बाद कोई ना कोई दक्षिणपंथी ताकतें जो है सत्ता पर काबिज होती है, और आपके यहाँ का भी सच है। और वो अरब स्प्रिंग के बाद यही सच है। लेकिन वो रेणु को समझ में, खैर सारी सीमाएं तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये मानना पड़ेगा कि रेणु ने जो भाषा दी हिंदी साहित्य को, जो चाक्षुष बीम दिए, जो जीवंतता, 3 डायमेंशन प्रदान किया अपने विवरणों को, जो फिल्म तकनीक का प्रयोग किया, जो ग्राफ जो है मैलांचल के बाद, गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास के तौर पर स्थापित होता है, तो वो अपने आप में बहुत ही सम्मान का, हमारे हृदय में उनके प्रति कोई सम्मान कम नहीं होता है। ये जो थोड़ा सा शिकायत है, वो अपने आजा दादा से जिनसे शिकायत होती है, अपने पिता से जिनसे शिकायत होती है, वही शिकायत है कि अगर वो टुड्डू आते, दोला टुड्डू, तो हो सकता है मैलांचल और ज्यादा संपन्न होता, ज्यादा समर्थ होता, और हो सकता है कि वो 1971 का नरसंहार होने से बच जाता। बस यही शिकवा है और कोई बात नहीं है। वो उनके प्रति सम्मान का भाव कम नहीं है। उनके शिल्प से सीखने के लिए लोगों ने सीखा, दर्जनों कथाकार उन्होंने पैदा किए, कई अविस्मरणीय कहानियां उनकी कहानियों की नकल करके आई हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य जो संपन्न हुआ है, जो पीछे ग्राफ को चुना है, उसके प्रति कभी भी उनके प्रति ऋण कम नहीं हो सकता है हम जैसे पाठकों का। उनके प्रति श्रद्धा बोध और नमन का बोध हमेशा रहेगा। तो ये मुझे लगा कि अपनी बात समाप्त करनी चाहिए। आपने सुना, मेरी आवाज की ढंग से नहीं पहुंच पाई। अब जो कुछ प्रश्न अगर हो तो मैं उत्तर देना चाहूंगा। संतोष जी। बहुत आभार रणेंद्र जी आपका। और आपने लगभग 50 मिनट की इस बातचीत में रेणु के इलाके, रेणु के भूगोल, जो पूर्णिया का भूगोल और बिहार की जो स्थितियां थी, राजनीतिक परिदृश्य, विश्व स्तर पर जो भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थितियां बनी थी,
उन सब को समेटते हुए और जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी दोस्तों की, युवा लोगों की, युवा साथियों की, उन्होंने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गहन तरीके से आपने विश्लेषित किया रेणु के पूरे जी साहित्य को, उपन्यासों को, उनकी कहानियों को। आपने जो अंत में एक बात कही उससे अपनी सहमति व्यक्त करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर प्रेमचंद और रेणु को हम जब एक पाठक के तौर पर उनके पास जाते हैं तो उनके साथ पूरा सम्मान रखते हुए और उनकी कृतियों को जानते हुए उनमें जो कमियां हैं, जैसे आपने संथाल को व्यक्त किया कि बार बार सिर्फ एक ही आदिवासी समूह आता है, किरात और उरांव हैं या दूसरे आदिवासी जो समाज हैं जो वहां थे, उस क्षेत्र में बसे हुए थे, उनका जिक्र रेणु नहीं करते। यानी आदिवासी समाज को लेकर के कोई नायक और मजबूत नायक को प्रस्तुत नहीं कर पाते, या जब आरोप लगाने की बारी आती है किसी सामंत पर, जमींदार पर, तो आदिवासी स्त्री को रेणु ले आते। ये चित्रण में, ये उस समाज को सामने लाने में या सौंदर्य की दृष्टि से जो चीजें आनी चाहिए उनकी तरफ आपने इशारा किया। सिर्फ कहना ये चाहते हैं कि एक सवाल मैं आपके सामने रखूंगा और अपने युवा साथियों की तरफ से जानना चाहते हैं कि रेणु को लेकर के इस तरह की बातचीत क्या हुई है, इस तरफ इशारा हुआ है? अगर नहीं हुआ तो उसके कारण क्या रहे, और क्या इस तरीके से रेणु को अगर हम देखेंगे तो एक पुनर्मूल्यांकन की, एक नए पाठ की कोई गुंजाइश रेणु के साहित्य में बनती है या नहीं बनती? बस इस बात के लिए थोड़ा सा 5 मिनट और आप वक्त दें, फिर हम आपका धन्यवाद करें। दो बातें हैं। एक तो जो युग बोध था और वो आदिवासियों को ढंग से देखने का नजरिया उस समय नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि जिस ढंग से अपने जिला के, अपने इलाके के एक एक चीज से वो वाकिफ थे, तो वो दत्तोरंग चौधरी और दुल्ला टुड्डू के आंदोलन से वाकिफ नहीं होंगे, ये मुझे मानने बड़ा संकोच है। उसी प्रकार से संत और सती एक पति पत्नी थे, उन्होंने मुसहरों के बीच में उस इलाके में, उत्तर बिहार में ही बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, अद्भुत आंदोलन चलाया था। और इन सारे आंदोलनों पर लिख कौन रहा है, बात कौन कर रहा है? तो अमेरिका से आके शोध कर रहा है लोग, समाजशास्त्री लोग, किताबें अमेरिका से आ रही हैं, मतलब बाहर की यूनिवर्सिटीज के लोग, उनके शोध का विषय बटाईदारी की जो लड़ाई है संथालों की, वो बनती है। लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि बिहार, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों ने उन संथालों की बटाईदारी की लड़ाई पर कोई शोध करवाया हो समाजशास्त्र में। इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली में जो लेख मिल रहा है मुझे, उस समय 71 के बाद जब नरसंहार हो गया तो कई चीजें शुरू हुई, तो वो मजुमदार साहब का लेख है या फिर वो जो हिल साहब हैं जिन्होंने शोध किया है, और एक मतलब ये सेनगुप्ता ने भी एक काम किया है उनके ऊपर। तो या तो बंगाली काम कर रहे हैं या यूरोप के लोग काम कर रहे हैं। बिहार के विश्वविद्यालयों को रुचि ही नहीं है, क्योंकि जो तबका मध्य वर्ग में आया है वो उन्हीं बड़े काश्तकारों से मध्य वर्ग बिहार का बनता है। ब्यूरोक्रेसी बनती है और लेजिस्लेशन में भी, विधायिका में भी वही लोग आते हैं जो बड़े काश्तकार या जमींदार परिवार के लोग हैं। वो जो सामंती चरित्र है बिहार का, वो नहीं देखने दे, ये नजरिया ही नहीं दे पाता है कि हम देखें वो मुसहरों के संघर्ष को, उनके आंदोलन को, या संथालों के संघर्ष को। गंगोता कहाँ चले गए? जब गंगोटा लोगों ने, मुसहर लोगों ने और संथालों ने सारी जमीनें बनाई, पूर्णिया की खड़ी की, वो कहाँ चले गए? वो उनकी हैसियत क्या है? वो क्यों किसी रचनाओं में क्यों नहीं आते? मुसहरों पर कोई रचना आपको नहीं मिलेगी, जबकि वो संत और सती, जो पति पत्नी का जो भूमिका है, अपने आप में इतना अद्भुत है। या दीना भद्री की जो कहानी है, महुआ खटवारी याद है, नैना जोगिन याद है, दीना भद्री क्यों नहीं याद है? तो कुछ दृष्टि जो है वो फ्यूडल है बिहार के, तो जो चूंकि सारे जो पृष्ठभूमि है वो बड़े काश्तकारों से होके ही लोग शहरों में आके मध्य वर्ग का गठन कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा दृष्टि का दोष वहां है। दूसरा कि विकास को देखने का नजरिया आज तक कंफ्यूज है।
हर कोई अपने को विकास का पप्पा ही घोषित करने में लगा हुआ है। मालूम ही नहीं है कि जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति उस समय था, क्योंकि विश्व युद्ध के समय असली पप्पा विकास का वही पैदा कर रहा है, विकास के टर्मिनोलॉजी को गढ़ रहा है। समझिए इस बात को। इस नजरिए से बात ही नहीं हो रही है बड़े बांधों पे। लिखा तो गया है, आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन ये मॉडल, ये जो क्वाइन किया गया सारा शब्द गरीबी और कुपोषण और अल्प विकसित और थर्ड वर्ल्ड, किसने क्वाइन किया? कौन? वर्ल्ड बैंक और IMF। आप सीधे वहीं से लोग आते हैं, आपके यहाँ वित्त मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन हमारा नजर तो खुल नहीं रहा। हमको लग रहा है कि नहीं, विकास क्या है, किसके लिए है, इस बहस ही नहीं हो रही है। तो ये जो कुछ दृष्टि का है, वो सीमाएं हमारी हिंदी पट्टी की, वो थोड़ी सी बाधा उत्पन्न कर रही है। बहुत अच्छी बातचीत, और आपने हर तरफ संकेत किए विकास के मॉडल को लेकर के। और महादेव टोप्पो जी जुड़े हुए हैं। महादेव टोप्पो कह रहे हैं कि आदिवासी दलित आदि को लोग आदमी समझेंगे तब ना बात करेंगे सर, और ये इनकी वाजिब बात है बिल्कुल, कि सबसे पहले उन्हें मनुष्य मानिए, और जब मनुष्य मानेंगे तो उनकी जगह आप बातचीत करेंगे, उनको सामने लाएंगे। आपकी बातचीत रणेंद्र जी बहुत समृद्ध रही, और हमारे जितने युवा साथी जुड़े हुए थे, कुछ इंटरनेट की कनेक्टिविटी और आवाज को लेकर के कुछ साथियों ने बात की, मगर फिर भी वो टूट टूट के आवाज जो आ रही थी, आपकी बात पूरी समझ में आ रही थी। हम युवा सजन अमरेंद्र जी संवाद का एक सवाल, इलाहाबाद की पूरी संतोष जी, अमरेंद्र कुमार शर्मा जी का कुछ प्रश्न है कि क्यों हाँ, मैं डिटेलिंग में पढ़ता जाए, हूँ, एक खास तरह की मांग, हाँ, खास मैं तरह की पढ़ता मांग हूँ। क्यों की जाए? हाँ जी। हाँ, वो कह रहे हैं कि अगर एक लेखक की रचनात्मक यात्रा स्वायत्त होती है, तो फिर लेखक से किसी खास तरह की मांग क्यों आवश्यक है? मसलन कि रेणु ने आदिवासियों की डिटेलिंग नहीं की है। इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे लेखक कोई ना कोई कमजोर पक्ष निकल आएगा, ये कह रहे हैं अमरेंद्र जी। अमरेंद्र जी के प्रति सम्मान भाव के साथ, मैं जी कोई उनसे मांग नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल ये कह रहा जी। हूँ कि जिस ढंग से नक्षत्र मालाकार को आप चुनते हैं, उस ढंग से हाँ आप दुल्ला टुड्डू को भी चुन सकते थे और ज्यादा संपन्न होती रचना। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप अब एक बागे आदिवासी, चतुर चालाक आदिवासी पुत्र बागे, जो लड़की का दलाल है। अब सोचिए कि आप लिख रहे हैं रचना, बामन से, हमारे यहाँ से सिमडेगा से एक विधायक चुन के जा रहे हैं 6 बार, वो हमारे मरांगोन के जयपाल सिंह की पार्टी से सुशील बागी, आप टाइटल वहां से उठा रहे हैं। अब आप उसको लड़की का दलाल बना दे रहे हैं। आप क्रिकेटा एक टाइटल उठाते हैं और उसको आप झूठा आरोप, बलात्कार का आरोपी झूठा आरोप लगाने वाला बना दे रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये कहीं, अब आप रिंजल धंजल जो किताब है, पुस्तक जो है उनकी, वो बाढ़ और सुखाड़ पे जो उनकी रिपोर्ट छपे थे दिनमान में, जो अज्ञे और रघुवीर सहाय जो संपादक हुआ करते थे, तो वो रिपोर्टिंग भी करते थे। अब 71 में जो संथालों का नरसंहार होता है चंदवा रुपसपुर में, वो आजाद भारत का पहला नरसंहार है। पूरा हिल जाता है लोग, संवेदनशील लोग, पूरा कर्पूरी ठाकुर पूरे राज्य में आंदोलन खड़ा करते हैं, और भोला प्रसाद पासवान शास्त्री को अपने ही पार्टी के जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं उनको गिरफ्तार करना पड़ता है। तो क्या ये रेणु का कर्तव्य नहीं था कि एक रिपोर्ट लिखते? उनके घर से 10 किलोमीटर बगल की वो घटना हो रही है, लोग उतने बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं, ऐसे सबसे दलित लोग जिन्होंने उस जमीन को बनाया था, जिसका महत्ता बैल से भी कम है, उसका कत्ल किया जा रहा है। तो आप एक रिपोर्ट नहीं लिख सकते थे 71 में? तो वो भी नहीं करते हैं। तो ये एक सवाल मेरे मन में है, अपने अभिभावक से, अपने दादा से सवाल पूछने की आजादी होनी चाहिए, और शिकवा शिकायत का अधिकार होना चाहिए, और कुछ कोई सम्मान के प्रति कम नहीं है। और स्वायत्तता तो है, स्वायत्तता तो मानी जानी चाहिए, और कमियां तो निकल ही सकती है, लेकिन कुछ बाजीब सवाल मेरे मन में है जो मैंने रखने की कोशिश की है, और कुछ मेरे मन में अन्यथा नहीं है। अमरेंद्र जी, बहुत आभार अमरेंद्र शर्मा जी का कि उन्होंने एक बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाया। और नरेंद्र जी, आपने निश्चित तौर पर जो सवाल उठाए हैं वो रेणु की जन्म शताब्दी वर्ष में बार बार चर्चा में आएंगे, और मैं समझता हूं कि जो भी आगे चर्चा होगी उसको हम रखेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि युवा सृजन संवाद, जैसा मैंने कहा कि युवाओं का एक साझा मंच है। आप जैसे गंभीर रचनाकार और अध्येता को बार बार हम चाहेंगे और इस मंच पर लाना चाहेंगे।
आपने समय दिया रनन जी, आपका बहुत आभार। और अरे हमारे साथी जो सभी जुड़े रहे हैं उन सब का मैं युवा सजन संवाद टीम की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। मैं भी हार्दिक आभार और जोहार स्वीकार किया जाए, और समय मुझे अवसर देने के लिए बहुत बहुत हार्दिक बहुत आभार बहुत और जोहार आप सबको। धन्यवाद।